नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम 10 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 को हम स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये थीम 10 है जिस पर हम बात करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है, इस विषय का नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। राइट, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से आप जुड़ना चाहते हो दोस्तों, पेड कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज दी आर कॉलिंग नंबर्स, ये हमारे कॉलिंग नंबर्स है कि इस नंबर पे सिर्फ आप टेलीग्राम कर सकते हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। राइट, और गाइस देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो यूट्यूब चैनल्स है, जैसे कि स्टडी फॉर एग्जाम, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल, राइट, ओनली करंट अफेयर चैनल, इन चैनल्स पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, इन वीडियोस की नोटिफिकेशन, वीडियो नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है आपके साथ। इसलिए भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो कुछ भी फ्री टेस्ट सीरीज सर शेयर करते हैं हमारे मेंबर्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ या हमारे सब्सक्राइबर के साथ हम कहें तो दोस्तों, ये भी इस टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल एक तरीके से एक माध्यम है हमसे जुड़ने का, तो आप यहाँ पर भी हमसे जुड़िए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गाइस। देखिए, पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था बट कुछ टेक्निकल रीजंस आने की वजह से मैंने इसे फिर से स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पर इन लाइंस को देख सकते हो, इसे इग्नोर कीजिए। इस चैप्टर में क्या कुछ चीजें हम देखने वाले हैं, पहले इस पे बात करते हैं। देखा जाए दोस्तों तो जो देहात में, ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहा करते थे, इन लोगों के लिए क्या मतलब था कॉलोनियल रूल का, ये देखने वाले हैं इस अध्याय में हम। और हमारा पर्टिकुलर फोकस रहेगा बंगाल पर, जहां पर हम उनके बंगाली जमींदारों के बारे में बात करेंगे, बंगाल में रहने वाले जमींदार के बारे में बात करेंगे। हम राजमला हिल्स की ओर जाएंगे, वहां पर जो पहाड़ीज रहते थे इनके बारे में जानेंगे, संथाल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। और वेस्ट की ओर जाते हैं और हमारा डेक्कन का जो इलाका है, यहाँ पर किस तरीके से ग्रामीण जीवन चल रहा था, ये भी देखेंगे। हमारी कोशिश रहेंगी दोस्तों कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करें। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं संथाल की जो जिंदगियां थी या जिस तरीके से उनके जीवन था, ये किस तरह से चल रहा था, इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है कॉलोनियल रूल का यहाँ तक। राइट, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से देखा जाए तो कैसे अपना राज स्टैब्लिश करती है ग्रामीण इलाकों में, कैसे अपनी पॉलिसीज बनाती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। राइट, उन पॉलिसीज का डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो हमारी जनता थी उस समय की, या जो लोग थे, इनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। और दोस्तों इन लोगों का जीवन कैसे बदलता है, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं इन पॉलिसीज की वजह से, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस अध्याय में। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों बंगाल और वहां के जमींदार। देखिए, बंगाल में सबसे पहले कॉलोनियल रूल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ही एक तरीके से जो वहां की पहली व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को बदलकर इस व्यवस्था के बजाय एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स। राइट, और दोस्तों एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये यहाँ पर लाना चाहते हैं। Let us see what happened in Bengal in the early years of East India Company। दोस्तों जो शुरुआती साल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में, बिकॉज पहले इनका रूल यही स्टैब्लिश हुआ था, तो ये कैसा रहता है इसके बारे में बात करते हैं। एन ऑक्शन इन बुर्दवान, आज का बुर्दवान। देखिए, एक ऑक्शन होता है बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। अब इस घटना के बारे में जो कुछ भी चीजें लिखी गई है बुक में, मैंने यहाँ पे उसे स्किप कर दिया है, एक घटना ही है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो घटना कैसी है। राइट, तो देखा जाए दोस्तों तो बर्दवान में एक तरीके से नीलामी हो रही है एक जमींदार की प्रॉपर्टी की, और नीलामी में जो लोग शामिल हो रहे हैं इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, काफी ज्यादा लोग वहां पर आए थे, या उतने तो लोग आए थे जितने नीलामी में होने चाहिए इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए। राइट दोस्तों, ये लोग आए, इन्होंने बोलियां लगाई और जिसने सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाई उसे प्रॉपर्टी बेच दी गई। अलग अलग प्रॉपर्टी के जो हिस्से थे ये सोल्ड कर दिए गए, बेच दिए गए। अब इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वहां के जो कलेक्टर थे, इन कलेक्टर के निर्देश में या इनके एक तरीके से कंसिडरेशन में एक बात आती है कि जो परचेसर्स है जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, वो परचेसर्स दोस्तों एक तरीके से जो वहां के बर्दवान के जो राजा थे उनसे ही बिलोंग करने वाले हैं, उनके ही लोग हैं, और एक तरीके से उनके बिहाफ में या उनके लिए ही इन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है। राइट, ये बात वहां के कलेक्टर के सामने आती है। और देखिए, ये जो 70s के आखिर का ये जो समय था, 70s एंडिंग हो रही थी, 17 की एंडिंग हो रही थी दोस्तों। तो ये जो समय था 17th सेंचुरी के एंडिंग का, तो यहाँ पर देखिए इस समय पर काफी अलग अलग लोगों के
एक तरीके से अलग अलग जमींदारों की जमींदारियां नीलाम की गई थी, इसकी बिक्री की गई थी। इसकी बिक्री आखिरकार क्यों हुई थी, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, नीलामी होती है, नीलामी में जो प्रॉपर्टी होती है जमींदार की वो बेच दी जाती है, राइट। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, नीलामी सिर्फ और सिर्फ उसी जमींदार की होने वाली थी या उसी जमीन की होने वाली थी जो एक पुरुष के नाम पर है, जो एक आदमी के नाम अर्थात एक मेल उसका ओनर है, राइट। अगर फीमेल ओनर होती है दोस्तों तो ऐसे में ऑक्शन नहीं होने वाला था, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया रूल था। तो ऐसे में देखिए जो बर्दवान के जो राजा थे ये काफी होशियार थे, तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी उनके माताजी के नाम पर भी कर रखी थी। अब बर्दवान के राजा काफी खेल जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और ये खेल कैसे इन्होंने खेला था इसके बारे में आगे भी हम बात कर सकते थे। आगे जब कुछ चीजें आएंगी तो हम उससे स्किप कर देंगे, यही पर इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या करते हैं, ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, तो इनके ही बंदे, इनके ही सेवक एक तरीके से नीलामी में पार्टिसिपेट करते हैं और ज्यादातर प्रॉपर्टी यही परचेस करते हैं। कलेक्टर के ध्यान में ये बात आ जाती है, कलेक्टर इस बात को समझ जाता है कि ज्यादातर जो परचेसर्स थे ये तो वही लोग थे जो जमींदार के सुनने वाले हैं, राइट। तो डायरेक्टली तो दोस्तों जमींदार की प्रॉपर्टी बिक गई थी, बट इनडायरेक्टली जमींदार की प्रॉपर्टी पर उसके ही अधिकार बरकरार थे, उसकी जमींदारी पर उसका ही हक था या उसका ही कंट्रोल बना हुआ था। फिर अब देखिए सपोज देयर इज अ ए, यहाँ पर ए नाम का एक बंदा है, इसने जमींदार की प्रॉपर्टी को परचेज किया है। अब ये जो आदमी है दोस्तों ये जमींदार के अंडर कंट्रोल वाला ही आदमी है या जमींदार का ही आदमी है। अभी प्रॉपर्टी को परचेज तो कर लेता है, बट दोस्तों ब्रिटिशर्स को पेमेंट ही नहीं करता है ये बंदा, राइट। ये बंदा पेमेंट करता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को ये फिर से बेचते हैं, फिर कोई बी बंदा इसे खरीद लेता है, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए ले रहा हूं, एग्जाम्पल है इसलिए। दोस्तों अब ये बंदा भी जमींदार का ही बंदा है, क्योंकि जमींदार नए लोगों को तो आने ही नहीं देता, इतनी उसकी पावर होती है इलाके में। अब ये भी क्या करता है दोस्तों, खरीद तो ले रहा है बट पेमेंट नहीं करता। ये साइकिल चलती रहती है। आखिरी में तंग आकर ब्रिटिशर्स इस जमीन को या इस जमींदारी को वापस उसी जमींदार को बेच देते हैं, उन्हें उसी को बेचना पड़ता है। बट अब ऐसी स्थिति में जमींदार दोस्तों लोअर रेट में से खरीदता है, राइट। तो इस तरीके का एक तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजीज बंगाल के जमींदारों ने अपनाई थी, और एक तरीके से ब्रिटिशर से एक कदम ये आगे थे, हम ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। अब पहली बात तो ये है दोस्तों कि नीलामी इसलिए की गई, क्या जो रेवेन्यू या जो कुछ भी टैक्स जमींदार को पे करना था कंपनी को, जमींदार नहीं कर पाए। तो जमींदार कंपनी को क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या रीजन था, वो क्यों फेल हो गए। भाई वो लोग कौन थे जो ऑक्शंस में आए थे इसे खरीदने के लिए, तो इन लोगों पर तो हमने बात कर ली है, और इस सवाल का जवाब भी हमें आगे मिलता है, बट हमने यही इसे देख लिया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम। तो ईस्टर्न इंडिया में जो हमारा ग्रामीण इलाका था, इस ग्रामीण इलाके में क्या कुछ घटनाएं घट रही थी, इसके बारे में ये स्टोरी, ये छोटी सी घटना हमें क्या कुछ बताती है। तो इसका एक आइडिया हमें आ जाता है कि जमींदारों की जो जमींदारियां थी इसे ब्रिटिशर्स नीलाम कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने दोस्तों पेमेंट नहीं किया था। उन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया था, चलिए इस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अर्थात दोस्तों अदा न किए गए राजस्व की समस्या। ब्रिटिशर्स ने न्यू रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। न्यू रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते समय दोस्तों इन्होंने जो पहली सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी, इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। इसे कहते थे परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक तरीके से उम्मीद थी कि भाई ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाली पद्धत है, ये इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व कर देंगी, राइट। और देखा जाए दोस्तों तो इनकी गाड़ी आगे चल पड़ेंगी। अब 1770s के समय में जो रूरल इकोनॉमी थी ये एक तरह के क्राइसिस से गुजर रही थी। यहाँ पर कौन से क्राइसिस थे, जैसे कि भाई फैमिन आ गया, राइट। अब फैमिन आ रहा है, जैसे कि बरसात ही नहीं हुई प्रॉपर, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे तो डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा ना, डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा ना, बिकॉज ज्यादातर एग्रीकल्चर हमारा बरसात पे तो निर्भर करता है, मानसून पे तो निर्भर करता है। तो ऐसे में दोस्तों एग्रीकल्चरल आउटपुट जो होता है, प्रोड्यूस जो होता है, ये भी डिक्लाइन होता है, राइट। बट इन लोगों ने तो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, इन्होंने परमानेंटली फिक्स कर दिया था कितना रेवेन्यू लेना है, और इस चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ज्यादा रेवेन्यू के रेट रख देते हैं, मतलब ज्यादा प्राइस रख देते हैं दोस्तों, ओके। बिकॉज आगे इन्हें किस बात का डर था कि अगर दोस्तों ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये सिस्टम ही परमानेंट सिस्टम थी, ओके।
तो इन ऑफिशियल्स को क्या लगा कि भाई एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व है, इस ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व है, एक तरीके से इन्हें भी इससे बेनिफिट होगा, राइट। और बेनिफिट होने की वजह से ये फिर से इसमें इन्वेस्ट करेंगे, एक तरीके से इन्हें एनकरेजमेंट मिलेगी, ओके। और ये कैसे किया जा सकता है। सपोज देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है ए, राइट। अब इसे टैक्स पे करना है कंपनी को, तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा कितना टैक्स पे करेगा, ओके, और इस बंदे को इतना टैक्स पे करना है। अब दोस्तों जैसे जैसे ये बंदा खेती करता है, इसे मुनाफा होता है, फिर ये इसे इन्वेस्ट करता है, तो इसका जो रिटर्न है या इसकी जो इनकम है इससे बढ़ने वाली है समय के साथ धीरे धीरे। बट दोस्तों कंपनी को मिलने वाला जो रेवेन्यू है एक बार फिक्स कर दिया गया है, तो ये रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा ना, राइट, ओके। तो ये एक रीजन था जिस वजह से इन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट इनकी ये सोच थी कि अगर हम एक ही बार इसे फिक्स कर देते हैं तो ये जो बंदा है इसे फिर इससे इनकम होंगी, एक तरीके से इस इनकम को ये फिर से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों इससे ये लोग भी खुश रहेंगे जो लोग इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, राइट। कंपनी को भी उसका रेवेन्यू समय समय पे मिलता रहेगा और एक तरीके से कंपनी के प्रति इन लोगों के दिल में या इन लोगों के व्यवहार में एक लॉयल्टी आ जाएंगी। ऐसा भी उम्मीद ये लोग लगाकर बैठे हुए थे, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। यही सब चीजें यहाँ पर कहते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की काफी होप थी, काफी उम्मीद थी इस परमानेंट सेटलमेंट से, बट ये परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से फेल होती है या इसे फेलियर फेस करना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम इनके सामने ये थी, ये परमानेंट सेटलमेंट को तो लेकर आए थे, बट परमानेंट सेटलमेंट लाने के बाद इन्हें उन लोगों को भी एक तरीके से आइडेंटिफाई करना था कि इस प्रोसीजर में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों को निभानी है ये लोग कौन होंगे, वो पीपल्स कौन होंगे। तो दोस्तों इसके संबंध में काफी डिबेट्स होती है कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में कि कौन किसे हम जिम्मेदारी दे, कौन वो घटक होंगे या कौन वो कंपोनेंट होंगे सिस्टम में जो कंपनी के लिए काम करेंगे, ओके। तो दोस्तों इस पर ये आंसर लेकर आते हैं राजा और तालुकदार, राइट। एक तरीके से इन्हें हम जमींदारी कहेंगे, राजा का मतलब जमींदारी होगा, ओके। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो जमींदारी वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। एक नई डेफिनेशन ये लोग लेकर आए कि अब जो जमींदार होगा ये जमीन का मालक नहीं होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में काम करेगा, स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ओके। अब देखा जाए दोस्तों तो एक जमींदार के पास काफी सारे गांव हुआ करते थे उसके अंडर, ये गांव 400 तक भी हो सकते थे, ओके। तो ऐसे में कंपनी का जो कैलकुलेशन था दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो एक जमींदार के तरफ जितने गांव होंगे उसे एक रेवेन्यू स्टेट के रूप में देखा जाता था। अब उस एक रेवेन्यू स्टेट को देखने के बाद कितना वहां से पैसा लेना है, कितना रेवेन्यू लेना है, उस रेवेन्यू को डिमांड को देखते हुए एक बार फिक्स कर दिया जाता था, राइट। और दोस्तों उस रेवेन्यू को इस जमींदार को वसूल करना है और इस जमींदार को कंपनी को जो फिक्स्ड अमाउंट है वो पे करनी है। इसके अलावा जो दूसरी अमाउंट होगी वो जमींदार अपने पास भी रख सकता है, ओके। तो इस तरह से जमींदार का जो रोल था इसमें चेंजेस आते हुए हमें दिखाई देते हैं। जमींदार collected the rent from the different villages, paid the revenue to the company and retained the differences as his income। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जमींदार को एक तरीके से रेट फिक्स कर दिया गया है। सपोज किसी जमींदार के पास 40 गांव है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो ये हो गई इसकी स्टेट। कंपनी ने फिक्स कर दिया कि आपको आपकी स्टेट पर इतना रेवेन्यू हमें पे करना है। अब दोस्तों अगर ये रेवेन्यू तकरीबन 4000 रुपए होता है और जो जमींदार है ये 6000 रुपए कलेक्ट कर पा रहा है, वो 4000 रुपए दे देगा अपनी कंपनी को और रिमेनिंग जो दोस्तों 2000 रुपए होंगे ये अपने पास ये रख लेगा। कंपनी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिस्टम ही इस तरह से थी। ही वॉज एक्सेप्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली, और कंपनी एक्सेप्ट करती थी दोस्तों कि वो रेगुलरली पे करता रहे। अगर वो पे करने में चूक जाता है तो ऐसे में दोस्तों ये जो स्टेट है अर्थात इसकी जो जमींदारी है इसकी नीलामी हो जाएगी, इसका ऑक्शन हो जाएगा और बर्दवान के राजा एक तरीके से ये उनकी जो स्टेट थी वहां से दोस्तों वो जो पैसा उन्हें कलेक्ट करना था, जो कंपनी को देना था रेवेन्यू सिस्टम के अनुसार, वो कलेक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए वहां पर ऑक्शन हो रहा था। अब थर्ड पॉइंट हमारा है ये है दोस्तों कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक रहे थे या क्यों चूक गए थे। व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट। अब इसके काफी सारे रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं, तकरीबन 4 रीजंस आप देखिए। इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो शुरुआती ही इन्होंने जो एक तरीके से डिमांड रखी है काफी हाई थी।
हाई डिमांड रखने के पीछे इनका एक ये भी रीजन था कि एक ही बार उन्हें रेवेन्यू फिक्स करना था दोस्तों। अगर जैसे समय के साथ लोगों को इनकम बढ़ती जाती तो ऐसे में कंपनी उस इनकम पर क्लेम नहीं कर पाती, राइट, अपने शेयर इंक्रीज नहीं कर पाती, तो ऐसे में कंपनी के लॉसेस होते, राइट। और जब पैसा अगर कोई कमाता है तो वो उसे इन्वेस्ट करता है। ये कंसिडर कर रहे थे कि भाई इसे इन्वेस्ट किसान या जमींदार एक तरीके से कल्टीवेशन को एक्सपांड करने में ही करेंगे, बिकॉज कल्टीवेशन को एक्सपांड करने का स्कोप काफी सारा उस समय बना हुआ था। तो आने वाले लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये लोग ज्यादा डिमांड रख देते हैं, और एक तरीके से इस डिमांड का जो बर्डन होता है दोस्तों ये जमींदारों पे बना रहता है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारी खेती है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये मानसून पे काफी निर्भर करता है। अगर कुछ नेचुरल क्राइसिस आ जाती है दोस्तों तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ये काफी इस पे काफी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए फसल अगर अच्छी भी होती है तो ये तो प्राइसेस पे भी डिपेंड करेगा ना कि उसका मार्केट में प्राइस कैसा है। ओके, दूसरी बात ये है, सेकंड यहाँ पर यह है कि देखिए इन्होंने इस डिमांड को 1790s में इम्पोज किया था। ये वो समय था जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के जो प्राइस थे ये एक तरीके से डाउन चल रहे थे। तो ऐसे में जो रैयत थी ये रैयत पैसे नहीं दे पाई जमींदार को, राइट। तो जमींदार इनसे दोस्तों पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए तो वो कंपनी को कहां से देते। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, ये जो रेवेन्यू था दोस्तों ये इनवेरिएबल था रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, राइट। मतलब देखिए ये सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया था, यहाँ पर एक सनसेट लॉ के रूप में देखा जाता है। अगर एक तारीख इन्होंने फिक्स कर दी है कि 10 तारीख है, 10 तारीख तक आपको 10 तारीख इस डेट तक 10 बजे तक आपको अपना पैसा जमा करना है। अगर आप तब तक नहीं करते हो दोस्तों तो उस जमींदार को एक तरीके से डिफॉल्टर माना जाता था और उस पर एक कार्रवाई की जाती थी, और कार्रवाई ऑक्शन के रूप में होती थी, उसकी जमींदारी की नीलामी, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती थी। फोर्थ रीजन यहाँ पर यह है, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार। भाई शुरुआती समय में परमानेंट सेटलमेंट ने जो पावर थी जमींदार की उसे एक तरीके से लिमिट कर दिया। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार to collect rent from the rayat and manage his zamindari. The permanent settlement initially limited the power of zamindar to collect the rent from the rayat and manage his zamindari. भाई देखिए जमींदार के जो पहले अधिकार हुआ करते थे इसे भी एक तरीके से इन्होंने जमींदार की पावर को भी लिमिटेड कर दिया था, राइट। ये भी इसके पीछे एक रीजन है। देखिए कंपनी जमींदार के महत्व को तो समझती थी, वो जमींदारों के इंपॉर्टेंस को तो जानती थी, बट दोस्तों कंपनी ये भी करना चाहती थी कि उन्हें रेगुलेट करना चाहती थी, उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी, एक तरीके से उनकी अथॉरिटी को अपने अंडर रखना चाहती थी। उनके जो ट्रूफ्स थे दोस्तों इसे अबॉलिश कर दिया गया, डिसबैंडन कर दिया गया था, राइट। उनकी जो कस्टम ड्यूटीज वो लगाया करते थे इसे अबॉलिश कर दिया गया था। उनकी कचहरीज को एक तरीके से कलेक्टर के सुपरविजन में ये लोग लेकर आए थे, राइट। तो ये जमींदार के पास जो एक्स्ट्रा पावर हुआ करती थी ये जमींदार खो बैठे थे, और दोस्तों वो लोकल जस्टिस या लोकल पुलिस भी प्रोवाइड कराया करते थे, ये भी इनके हाथों से चली गई थी ओवर द टाइम। फिर समय के साथ क्या होता है, एक नया ऑफिस निकल कर आता है दोस्तों, कलेक्ट्रेट का ऑफिस। ये ऑफिस पावरफुल बनता जाता है और एक तरीके से ये अल्टरनेटिव पावर का सेंटर बनकर निकल कर आता है। ओके, और दोस्तों अगर कोई जमींदार एक हिसाब से अगर पैसा पे नहीं कर पाता है तो वहां पर भी ये एक ऑफिसर को नियुक्त करते थे कि जो एक्टिविटीज है ये एक सही तरह से जमींदार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे मॉनिटर करने के लिए। एट द टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार यूजुअली द अमला कम अराउंड द विलेज, बट रेंट कलेक्शन वाज अ पेरिनियल प्रॉब्लम। अब देखा जाए दोस्तों तो रेंट कलेक्शन एक तरीके की पेरिनियल प्रॉब्लम थी, राइट। ये एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं थी या सीजनल प्रॉब्लम नहीं थी। सम टाइम कभी कभी बैड हार्वेस्ट हो जाता था, लो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्राइसेस चल रही है प्रोड्यूस की मार्केट में, इस वजह से भी काश्तकार या जमींदार को पैसा नहीं दे पाते थे। और कभी कभी दोस्तों काश्तकार या जो किसान है ये जानबूझकर भी पैसा नहीं देते थे ना। एट अदर टाइम्स रैयत डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट। अब यहाँ पर एक दूसरा शब्द है जोतेदार, इन्हें मंडल भी कहा जाता था। रैयत एंड विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन को मंडल कहते थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो क्या काम करते थे, ग्राम पंचायत में उनका क्या रोल होता था। भाई ये लोग काफी खुश थे जमींदार को ट्रबल में देखकर, ओके। और एक तरह से देखा जाए तो जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजीली असर्ट हिज पावर ओवर देम। और जमींदार दोस्तों अब उन पर पहले जैसी उसकी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन, राइट।
In Bardhaman alone, there were 30,000 pending suits for arrest of rent payment in। दोस्तों अकेले बर्दवान में ही तकरीबन 30,000 ऐसे केसेस जो थे ये पेंडिंग थे, राइट। तो इस तरीके से जमींदार के पास जो कुछ भी पावर बची हुई थी, जिस पावर के आधार पर वो काश्तकारों पे या किसानों पर कार्रवाई कर सकता था, बट ये जो प्रोसीजर थी ये भी काफ़ी एक तरीके से लंबी चलती थी और समय बीत जाता था। अब जोतदार का एक तरीके से राइज होता है दोस्तों, ओके, जोतदारों का उदय जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो ये जमींदार इस तरीके की समस्याओं के साथ चल रहे थे। ऐसे में 18th सेंचुरी में क्या होता है, एक ग्रुप है रीच पेजेंट्स का, एक ऐसा ग्रुप जिसमें रीच पेजेंट्स आते हैं, वो किसान आते हैं जो कि एक तरीके से मालदार किसान है, राइट। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनकी जो पोजीशंस थी ना, इसे एक तरीके से कंसोलिडेट करते हैं, राइट, इसे स्ट्रॉन्ग करते हैं गाँव में। और दोस्तों इस किसानों के रीच क्लास को या इस रीच ग्रुप को जोतेदार कहा जाता था, राइट। अब अर्ली 19th सेंचुरी में हम देखेंगे, हमें देखने को मिला कि ये जो जोतेदार थे इन्होंने काफ़ी सारा एरिया एक्वायर किया था, बिकॉज ये एक तरीके से ये धन संपन्न थे और ये दोस्तों कभी कभी 1000 एकड़ तक चला जाता था। अब ये क्या करते थे, ये लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल करते थे, ये पैसे एक तरीके से मनी लेंडिंग भी क्या करते थे, किसानों को पैसे भी देते थे, राइट। और देखा जाए तो जो गरीब काश्तकार थे, जो गरीब कल्टीवेटर्स थे दोस्तों, पर्टिकुलर उनके रीजन में रहने वाले, इन पर इनकी काफ़ी चलती थी। उनका जो ज़्यादातर ज़मीन का हिस्सा था दोस्तों, ये ऐसे किसानों को दे देते थे जो किसान वहाँ पर मेहनत करेंगे और जो कुछ फाइनल आउटपुट मिलेगा उसका आधा आप खुद रखेंगे और आधा जोतेदार को रिटर्न देंगे। हु ब्रॉट देयर ओन फ्लो लेबर इन द फील्ड एंड हैंडेड ओवर द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द जोतेदार आफ्टर द हार्वेस्ट, राइट। तो दोस्तों अब जिन लोगों को ये इस आधार पर एक तरह से अपनी ज़मीन देते थे, उनके अंडर कंट्रोल में जो ज़मीन थी, ये मनी लैंडिंग का भी काम करते थे। तो जो सोसाइटी का वो सेक्शन, ग्रामीण इलाकों का वो सेक्शन दोस्तों जो कि गरीबी से गुजर रहा था और यही कामों में एंगेज था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही लगा हुआ था, तो ये लोग जोतेदारों को एक तरीके से मानते थे, राइट, उनके रिस्पेक्ट किया करते थे। और देखा जाए दोस्तों तो ये जो जोतेदार थे ये तो गांव में ही रहते थे, ये गांव से ही बिलोंग करते थे। जमींदार तो गांव में नहीं रहते थे, ये तो अर्बन एरिया में रहा करते थे। तो जोतेदारों का जो एक तरीके से कंट्रोल है, ये जो पुअर लोग हैं गांव में रहने वाले, इन पर काफ़ी मजबूती से था, राइट। बिकॉज ऐसे में क्या है, अब कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, उसे गांव में आना पड़ेगा वहां से, बट गांव वाला तो गांव में रहेगा, ओके। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक दिक्कतें पैदा कर रहे थे रैयतों के, जमींदारों के लिए। और ये भी एक तरह से जमींदार के ऑफिशियल्स सही तरह से काम ना कर पाए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर पाए, और रैयत या किसान, छोटे किसान जो जमींदार को पेमेंट किया करते थे, ये इन्हें पेमेंट ना करे। तो इसके बीच में काफ़ी मुश्किलें क्रिएट करने का काम कर रहे थे जोतेदार। बिकॉज दोस्तों जमींदार अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसके पास पहले जैसी पावर नहीं थी, ओके। और देखिए जमींदार की जो एस्टेट बिकती थी दोस्तों, इसका जब ऑक्शन होता था, नीलामी होती थी, तो ऐसे में ये जो जोतेदार होते थे ये भी इसे परचेस करते थे, बिकॉज ये काफ़ी धनी किसान थे वहाँ रहने वाले। नॉर्थ बंगाल में दोस्तों काफ़ी पावरफुल थे, इन्हें अलग अलग नामों से भी वहाँ पे जाना जाता है, राइट। और एक तरीके से देखा जाए तो जमींदारी की जो अथॉरिटी थी, इसे ये चैलेंज कर रहे थे, ये वीक भी हो रही थी। अब इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए, ये है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों जमींदार है जो कि कुछ विलेजेस को या काफ़ी विलेजेस को अपने अंडर कंट्रोल रखता है। विलेज में कौन रहता है, रैयत रहती है, और रैयत के नीचे दोस्तों अंडर रैयत, मतलब उनके मेन लोग हैं और उसके नीचे और लोग हैं, ओके। यहाँ पर जोतदार है। भाई जोतदार कौन है, ये एक ऐसे रैयत है दोस्तों, ऐसे किसान हैं जो कि काफ़ी मालदार है, जो मनी लेंडिंग भी करते हैं, कर्जा भी देते हैं, राइट, व्यापार भी करते हैं। और दोस्तों इनका भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस था या कंट्रोल था, किन लोगों पर, रैयत पर, राइट। जमींदारों पर दोस्तों क्या जवाब या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी कि भाई कंपनी को इन्हें रेवेन्यू पे करना है, राइट। इसके बाद देखा जाए तो ये जो रेवेन्यू है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस, राइट। अब देखिए कंपनी क्या करती थी, इनकी जो स्टेट होती थी, इस स्टेट के हिसाब से एक जमींदार को कितना पैसा देना है या
कितनी डिमांड होना है इसे फिक्स कर देती थी। आप सपोज किसी के अंडर 400 गांव है, जैसे कि कहा गया है कि कोई जमींदार के अंडर 400 गांव भी हुआ करते थे। दोस्तों ऐसे में अब कौन से गांव से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है जब कंपनी को देना है, तो ये भी एक तरीके से जमींदार को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। ईच विलेज रैयत बिग और स्मॉल पेड रेंट टू दी जमींदार। हर विलेज में दोस्तों रैयत, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये एक तरीके से रेंट पे किया करता था जमींदार को। जोतेदार एक तरह से लोन दे रहे थे दोस्तों रैयत को, और वो ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे। जो रैयत होते थे दोस्तों, ये कुछ एक तरीके से जमीन को खुद कल्टीवेट किया करते थे। जो बची हुई जमीन होती थी ये दूसरों को एक तरह से रेंट पर दे दिया करते थे कल्टीवेट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा ना कि किसानों के मुगल शासन जब चल रहा था तो किसानों के दो प्रकार होते थे, एक पहिकश्ता, एक राइट। तो एक वो होता था जो रेसिडेंशियल है, गांव में ही है, गांव में ही खेती कर रहे हैं, खुद की खेती कर रहे हैं। एक वो होता था, एक वो प्रकार का किसान था पहिकश्ता, और एक बहिकश्ता जो बाहर जाकर खेती करता था, राइट। अंडर द रैयत पेड रेंट टू द रैयत। काफी सिंपल सी बातें हैं ये। आगे चलते हैं, आगे हम पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द जमींदार रेजिस्ट। अब देखिए ये सब दिक्कतों का सामना जब जमींदार कर रहे थे, बट क्या जमींदारों ने इस दिक्कत का सामना ये करते ही रहे? इन्होंने रेजिस्ट किया, इन्होंने एक तरीके से रेजिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिरोध। क्या जमींदारों की ओर से भी प्रतिरोध हुआ? देखा जाए दोस्तों तो रूरल एरियाज में जमींदारों की अथॉरिटी को एक तरीके से चैलेंजेस आ रहे थे, बट ये कोलैप्स नहीं हुए थे, राइट। नए प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए इन्होंने नई न्यू स्ट्रेटजीज अपना ली थी। जैसे कि जब सेल हो जाए इनकी प्रॉपर्टी को कर दिया जाता था दोस्तों, तो ये खुद के ही लोगों के द्वारा इसे परचेज कर लेते थे। ये भी इनकी एक स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी पे हमने बात की है, इस रणनीति पर हमने बात की है जब हमने बर्दवान के ऑक्शन के बारे में बात की कि भाई इनके लोग बिड लगाया करते थे, यही परचेज कर लेते थे। बाद में क्या होता था, कंपनी के को ये पैसे नहीं देते थे, फिर कंपनी फिर से ऑक्शन करती थी, फिर से इनके लोग परचेज कर लेते थे, बाहर के लोगों को ये अंदर आने नहीं देते थे, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो जमींदार के एजेंट जमींदार के लिए काम कर रहे थे। अब जब बाहर का कोई जमींदार या कोई दूसरा व्यक्ति इनके स्टेट को परचेज कर लेता था दोस्तों, तो इसकी जो ताबेदारी है या पोजीशन है, ये पोजीशन नहीं लेने देते थे। इनके जो एजेंट होते थे, इनके पास इनके लठियाल हुआ करते थे, लठ लेके घूमने वाला आदमी, राइट, लठियाल जिसे कहते हैं। और दोस्तों लठियाल तो रेजिस्ट करते ही थे, बिकॉज अब ये जमींदार के एजेंट्स के अनुसार, एजेंट के ऑर्डर के अनुसार काम करते थे, इनका काम ही ऐसा था। बट जो रैयत थी ये भी एक तरीके से अपने जमींदार को मानती थी, राइट, उसकी रिस्पेक्ट करती थी। तो ये भी दोस्तों दूसरे जमींदार को एक तरीके से एक्सेप्ट करने के या आउटसाइडर को एंट्री नहीं देती थी, कॉपरेट नहीं करती थी, अलग अलग तरह से उसका विरोध किया जाता था। 19th सेंचुरी में क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन आता है, एक तरीके से डिप्रेशन इन प्राइसेस वॉज ओवर, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1930 में आया था। जिस ग्रेट डिप्रेशन की हम बात करते हैं, 19th सेंचुरी में क्या होता है, स्थितियां बदल रही थी। और देखा जाए तो जो जमींदार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इन्होंने अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट किया, और रूल ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वेयर आल्सो मेड समवॉट फ्लेक्सिबल। और दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिन रूल के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने भी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो रिजिड चीजें थी, इसे फ्लेक्सिबल किया गया। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला दोस्तों, कि जो जमींदार थे, राइट, ये फिर से इनकी पोजीशन गांवों में फिर से मजबूत होने लगी, और ये काफी लंबे समय तक चली। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आता है 1930s का दोस्तों, तो फाइनली ये जो जमींदारों की सिस्टम थी ये कोलैप्स कर गई। और ऐसे स्थिति में जो जोतेदार थे, इन्होंने एक तरीके से ग्रामीण इलाकों में अपने आप को मजबूत किया। अब बात करते हैं 5वीं रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये एक रिपोर्ट थी जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया था 1813 को, और इस पे वहां पर डिबेट भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी। ये रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, राइट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलग अलग एक्टिविटीज पे आधारित थी। देखिए ये काफी बड़ी रिपोर्ट थी, 1002 पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट था, जिसमें दोस्तों जो 800 जो पेजेस थे, ये तकरीबन बात करते हैं कि किस तरीके से जमींदार और रैयत की पिटिशंस आई है, कैसी आई है, राइट। रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर्स की भी इसमें रिपोर्ट थी। स्टैटिस्टिकल टेबल थे रेवेन्यू रिटर्न के, राइट, और काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, रिटर्न बाय ऑफिशियल्स। तो इस रिपोर्ट में ये सब चीजें हुआ करती थी। अब देखिए जब कंपनी ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था बंगाल में मिड 1760s के समय से,
तो दोस्तों इसकी जो एक्टिविटीज थी इसे एक तरीके से क्लोजली वॉच्ड किया जा रहा था, इस पे चर्चाएं हो रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बिकॉज इस कंपनी को इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करने की एक मोनोपोली मिली हुई थी, राइट। अब इस मोनोपोली का विरोध ईस्ट इंडिया कंपनी में रहने वाले जो दूसरी कंपनियां थी, जो दूसरे ट्रेडर्स थे, ये कर रहे थे, राइट। ये ट्रेडर का जो ग्रुप था, ये दोस्तों इस रॉयल चार्टर को रद्द करने की एक डिमांड कर रहा था कि कंपनी की इस मोनोपोली को खत्म कीजिए और हमें भी भारत के साथ, चाइना के साथ व्यापार करने दीजिए, राइट। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय पे थे, एक तरह से दोस्तों ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट वहां पे बना रहे थे। कुछ लोगों का, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का ये भी कहना था दोस्तों कि बंगाल में जो कंपनी को एक तरीके से रूल करने का मौका मिला है या रूल कंपनी कर रही है, इसका बेनिफिट पूरे ब्रिटेन को या पूरे ब्रिटिश नेशन को नहीं हो रहा है, इसका बेनिफिट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, राइट। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज मिसरूल एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड। तो दोस्तों कंपनी किस तरीके से रूल कर रही है, वो मिसरूल कर रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा है, राइट। उसके ऑफिसर जो है ये करप्शन में इन्वॉल्व है, इन सब चीजों पे काफी डिबेट होती थी, हार्टली डिबेट की जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट पास करना स्टार्ट करता है और लेट 18th सेंचुरी से ये एक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। और दोस्तों इसी से जुड़ी हुई एक ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या कुछ काम वो कर रही है, इस काम को एक तरीके से सामने रखा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्ट कमेटी, और एक तरीके से सिलेक्ट कमेटी ने भी दोस्तों इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया था, राइट। वी कैन सी अगेन once again this slide. The British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control the company's rule in India. राइट ये तो आपको पता है कि जब इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया, तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के बाद एक एक्ट की इन्होंने एक लाइन लगा दी, एक सीरीज लगा दी, राइट। और कंपनी को रेगुलरली अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया इस संबंध में। और अब दोस्तों ये कंपनी के अफेयर्स पे निगाह रख रही थी, एक तरीके से क्लोजली वॉच कर रही थी, और इसी कमेटी ने ये 5वीं रिपोर्ट बनाई थी। और दोस्तों एक तरीके से इन रिपोर्ट्स पर डिबेट होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, राइट। यही सब चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, राइट। और दोस्तों यहाँ पर काफी सारी चीजों के, इस रिपोर्ट पे काफी सारी बातें यहाँ पर रखी गई है, बट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हु एंड फ्लो के बारे में, अर्थात दोस्तों कुदाल और हल के बारे में। अब देखिए कुदाल, दोस्तों ये जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ीज जो थे, ये कुदाल से काम किया करते थे, कुदाल के माध्यम से अपनी खेती के लिए जमीन तैयार करते थे। जो संताल थे, ये हल के माध्यम से अपने लिए जमीन तैयार करते थे खेती करने के लिए। दोस्तों द हो एंड द प्लो, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ी और संताल चलते हैं राजमला के हिल्स पर। क्या सोर्स है हमारे पास, बकनन के जनरल है। बकनन ने जो कुछ भी, एक ट्रैवलर था, जो कुछ ट्रैवल डायरीज लिखी है, राइट, जिन प्लेसेस को इसने विजिट की है। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था आखिरकार, और उस समय के रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये सोर्स है हमारे पास, राइट। भाई हिली एरिया में जो लोग रहते थे, इन्हें पहाड़ीज कहा जाता था। ये लोग राजमला हिल्स में रहते थे, राइट। और एक तरीके से दोस्तों ये अपना जीवन चला रहे थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के आधार पे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक्टिविटी को करके। ये फॉरेस्ट से दोस्तों अलग अलग चीजों को कलेक्ट किया करते थे, जैसे कि फूड हो गया, सिल्क ककून्स हो गए, राइट। और इसे ये सेल किया करते थे, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन, राइट। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, जूम खेती भी जिसे कहते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। हम इस पे फिर से कुछ डिटेल में बात नहीं करते हैं दोस्तों। अब खेती करने के बाद जिस जमीन को ये छोड़ देते थे, राइट, फैलो लैंड बनने के लिए, फिर से एक तरीके से इनरीच होने के लिए, न्यूट्रिएंटफुल बनने के लिए, दोस्तों वहां पर जो कुछ भी पेड़ पौधे या जो कुछ भी चीजें उगकर आती थी, इस पर ये अपने कैटल्स को चराया करते थे, राइट, एज अ चरवाहा के रूप में।
तो पहाड़ीज की जो लाइफ थी दोस्तों, ये हंटिंग में इन्वॉल्व है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये गैदरर भी है, ये चारकोल प्रोड्यूसर भी है, ये सिल्कवर्म रियर भी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है और ये क्लोजली कनेक्टेड है फॉरेस्ट के साथ, जंगल्स के साथ। ये दोस्तों टर्मरिट के जो या इमली और आम के जो पेड़ होते हैं, इससे इनके मतलब ये इनसे जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पर कहा गया है कि ये इमली के पास रहते थे, आम के नीचे सोते थे, एक तरीके से रेस्ट किया करते थे, राइट। दे कंसिडर द एंटायर रीजन एज देयर लैंड, ये पूरे के पूरे रीजन को उनके लैंड के रूप में कंसिडर करते थे दोस्तों। और एक तरह से देखा जाए तो ये फॉरेस्ट उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था और ये बाहरी लोगों को अंदर आने नहीं देते थे। इनके चीफ हुआ करते थे जो इनके ग्रुप्स को कंट्रोल किया करते थे, राइट। इनके चीफ ही इनके डिस्प्यूट को सेटल किया करते थे, राइट। एंड लीड द ट्राइब इन अ बैटल विद अदर ट्राइब्स आर प्लेन पीपल। जब प्लेन पीपल्स के साथ या प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों के साथ जब लड़ाई होती थी तो इस लड़ाई को इनके चीफ ही एक तरीके से लीड किया करते थे। ओके, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं विद देयर बेस इन द हिल। ये लोग हिल्स में रहते थे दोस्तों, हिली एरिया में रहते थे, इनका बेस वहां पर था। बट ये रेगुलरली रेड भी किया करते थे प्लेन एरिया को, जहां पर रहने वाले लोगों पर ये अटैक किया करते थे, रेड किया करते थे, राइट। अब देखिए रेड कब किया करते थे, जब पर्टिकुलरली ऐसी स्थिति आ गई है कि ये काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्कैरिटी। ओके, तो जो सेटल कम्युनिटीज थी दोस्तों, ये भी अपनी इनकी पावर को इन पर असर्ट किया करते थे। अब देखिए ये सेटल कम्युनिटीज के पॉलिटिकल जो लीडर्स हुआ करते थे, ये इनके साथ निगोसिएशंस किया करते थे, राइट। इनके साथ निगोसिएशन भी होता था। जो जमींदार थे ये भी इनके साथ डील किया करते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ये भी इनके साथ डील किया करते थे। अब इनके साथ डील इसलिए की जाती थी दोस्तों कि इन्हें कुछ अमाउंट पैसे का या जो कुछ भी चीजें इन्हें देनी है दे देते थे, और एक तरह से देखा जाए तो फिर इनके अटैक का डर भी नहीं होगा और एक प्रोटेक्शन देने का काम भी ये करेंगे। ये जो पीस की ट्रीटीज होती थी ये फ्रेजाइल होती थी और ये ज्यादा देर तक नहीं चलती थी। ब्रिटिशर्स ने दोस्तों एक तरीके से फॉरेस्ट एरिया को क्लियरेंस को एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो फॉरेस्ट नहीं चाहते थे, बिकॉज फॉरेस्ट में रहने वाले लोग एक जगह नहीं रहते थे, और जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं इन लोगों से कैसे रेवेन्यू लिया जाएगा, राइट। तो दोस्तों जोतेदार को, जमींदार को ये एक तरीके से इनकरेज कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि आप फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कीजिए, वहां पर खेती कीजिए, वहां पर चावल की खेती कीजिए, राइट, कपास की खेती कीजिए, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से सेटलमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश होंगी और इनके रेवेन्यू के संबंध में प्रॉब्लम जो चल रही थी इसे सॉल्व कर सकते थे। और दोस्तों जंगल में रहने वाले लोगों को ये एक तरीके से सिविलाइज कंसिडर ही नहीं कर सकते थे, इन्हें ये ऐसे समझते थे कि इन पे रूल नहीं किया जाएगा, ये लोग काफी प्रिमिटिव है, राइट, इन पे आसानी से इन्हें गवर्न नहीं किया जा सकता। तो अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से हल करने के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये लोग भी सेटल्ड सिविलाइजेशन में रहे, एक तरीके से सेटल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करे। ओके, और जैसे दोस्तों सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपांड होगा तो एक तरीके से जब सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपांड होना शुरू हो गया तो जो फॉरेस्ट का एरिया था ये कम होने लगा, और जो पैस्चर्स का यूज पहाड़ीज किया करते थे ये कम होने लगा दोस्तों। तो ऐसे में इनके बीच में, इन हिल फॉक्स के बीच में और सेटल कल्टीवेटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई। The farmer began to raid the settled villages with increasing regularity, carrying away food, grains, and cattle. Exasperated colonial officials and tried desperately to control and subdue the Paharis, but they found the task is difficult. दोस्तों जब सेटल्ड एग्रीकल्चर को एक तरीके से एक्सपांशन मिला, इसका एरिया इंक्रीज होता गया, तो फॉरेस्ट कम हुआ, राइट, जहां पर ये लोग झूम टाइप की खेती किया करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। तो दोस्तों उस जमीन को ये खेती करने के बाद वैसे ही छोड़ देते थे, वहां पर इनके कैटल एक तरीके से फीड किया करते थे, तो पैस्चर भी इनके लिए कम होते गए। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, इन कॉन्फ्लिक्ट होने लगा उन लोगों के बीच में जो कि सेटल्ड विलेजेस थे, राइट, और वो लोग जो कि हिल फॉक्स थे, एक तरीके से पहाड़ीज थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, बट ये इनके लिए इतना आसान टास्क नहीं था। एक तरीके से दोस्तों 1770 के बाद एक ब्रूथल पॉलिसी का यूज करते हैं ब्रिटिशर्स, एक्सट्रीम पॉलिसी का यूज करते हैं, इन लोगों को एक तरीके से किल करना स्टार्ट कर देते हैं, इन पे अटैक्स करते हैं। और फिर क्या होता है 1780s में अगस्टस क्लीवलैंड जो कि कलेक्टर थे भागलपुर के, ये एक पॉलिसी को प्रपोज करते हैं। पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन,
राइट। पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या कहती है? पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिकेशन कहती है कि भाई इनके जो चीफ होंगे इन्हें एनुअल अलाउंसेस दिए जाएंगे, बट इनके चीफ को बदले में क्या करना होगा, इन्हें हम ही देनी होंगी भाई कि इनके जो लोग हैं ये प्रॉपर कंडक्ट करेंगे, ये सही से रहेंगे और ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जो एक्टिविटीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से रूल करने से या ब्रिटिशर्स को रूल करने से रोकती है, उनके रूलिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, राइट। तो दोस्तों वो अपने लोकेलिटीज को, अपने लोगों को डिसिप्लिन में रखे, ऐसा उनसे एक्सेप्टेड था स्पेसिफिकेशन की पॉलिसी के अनुसार। जिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया दोस्तों, उन लोगों ने अपनी अथॉरिटी को खो दिया, बिकॉज कम्युनिटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। काफी सारे लोगों ने इसे रिफ्यूज किया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया। स्पेसिफिकेशन के कैंपेन का जो अनुभव आया, राइट, जो मेमोरीज आई, इससे ये भी पता चलता है कि ब्रूटल रिप्रेशंस एक तरीके से किया गया, लोगों का उन्हें दबाया गया, राइट। और दोस्तों इस वजह से जो व्हाइट लोग होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, इन्हें ये लोग सही तरह से देखते नहीं थे या इन्हें इस रूल में इस रूप में देखते थे ये इनके दुश्मन है। ये वही समय था जब बकनन इन इलाकों में घूमा था दोस्तों। बकनन को भी वैसे लोगों से अच्छा, इन लोगों से जो अनुभव आया कि बकनन को ये कैसे देखा करते थे, कैसे ट्रीट किया करते थे, तो ये इसी का नतीजा था। अब देखिए ऐसे में संताल लोग आते हैं, ये एक फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, टिम्बर को कट करते हैं और जो दोस्तों प्लो के माध्यम से एक तरीके से हल के माध्यम से जमीन को खेती योग्य बनाते हैं। वहां पर राइस और कॉटन की खेती करते हैं, राइट। जो लोअर हिल्स का एरिया था जहां पर ये आसानी से किया जा सकता था, वहां पर इनकी सेटलमेंट्स बनती है। अब ऐसे में दोस्तों पहाड़ीज को वहां से हटना पड़ा, इन्हें हिल्स में एक तरीके से दूर जाना पड़ा। इफ पहाड़ीज लाइफ वॉज सिंबलाइज्ड बाय द हो, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे हम पहाड़ी और संताल कहेंगे, जिसे कुदाल और हल कहा गया है। तो पहाड़ीज की जो लाइफ थी दोस्तों, इसे अगर हम हल के हो के साथ जोड़े, राइट, कुदाल के साथ जोड़े, बिकॉज इसके सहायता से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ना, तो हमें संताल को जोड़ना पड़ेगा प्लो के साथ, हल के साथ। तो एक तरीके से हल और कुदाल के बीच में ये फाइट काफी दूर तक चलती है, काफी देर तक चलती है। बात करते हैं संताल्स के बारे में, द संताल पायोनियर सेटलर्स। ओके, देखिए 1810 के समय की बात है। बकनन ने गुंजारिया पहाड़ को क्रॉस किया था दोस्तों, और राजमला हिल्स के ये आगे निकलता है। एक तरीके से इसे एक ऐसा इलाका दिखता है जहां पर इसे एक नया गांव मिलता है। बकनन की इस गांव को पहले विजिट रही होंगी, ये गांव पुराना था, राइट। यहाँ पर घूमने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद बकनन के ध्यान में आता है दोस्तों कि यहाँ पर जो एरिया खेती लायक बनाया गया है, ये एरिया पहले खेती लायक नहीं था, बट इन लोगों ने अपने श्रम का उपयोग कर प्रॉपर अपने ह्यूमन लेबर का यूटिलाइजेशन कर इस एरिया को खेती लायक बना दिया है और यहाँ पर खेती की जा रही है। यहाँ की सॉइल खेती के योग्य एक तरीके से उतनी अच्छी नहीं है, फुल क्वालिटी वाली नहीं है, एक बेस्ट क्वालिटी वाली नहीं है, रॉकी है, बट फिर भी यहाँ पर अच्छी तरह से खेती की जा रही है। टोबैको और मस्टर्ड जैसे एक तरीके से क्रॉप भी लेते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। तो बकनन ने दोस्तों इन लोगों को देखा, जब इसने इंक्वायरी की तो इसे पता चला दोस्तों कि ये एक तरीके से संथाल लोग हैं, राइट, और इस एरिया में ये 800s में आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, संताल को एक तरीके से इनकरेज किया गया कि आप राजमला का जो ऐसा इलाका है जहाँ पर ऐसे की सेटल्ड एग्रीकल्चर किया जा सकता है, सेटलमेंट इस्टेब्लिश की जा सकती है, आप वहाँ आइए, आप वहाँ पर रहिए और आपको जमीन दी जाएंगी। हाउ डिड संताल रीच द राजमला? फिर अब संताल राजमला कैसे आते हैं? 1780s के समय की बात, 1780s के समय की बात है दोस्तों। जमींदार ने एक तरीके से इन्हें हायर किया कि आप आइए, लैंड को एक तरीके से कल्टीवेशन की योग्य बनाइए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें इनविटेशन दिया, राइट, कि आप आइए यहाँ पर खेती कीजिए, आपको हम खेती के लिए जमीन देंगे। पहाड़ीज को दोस्तों दबाने में, इन्हें रोकने में जो फेलियर आ रहा था ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने पहाड़ीज की स्ट्रेटेजी को चेंज किया, इन्हें रिप्रेस या एक तरीके से इनसे लड़ने की स्ट्रेटेजी को रोका। और दोस्तों ये उन लोगों की ओर गए, संताल की ओर गए, जो एक तरह से सेटलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, राइट। अब देखिए पहाड़ी एक तरह से जंगल से जुड़े हुए लोग थे, ये जंगल को कट नहीं करना चाहते थे, राइट। बट जो संताल थे दोस्तों, ये इनके पूरे एक तरीके से अगेंस्ट या कॉन्ट्रास्ट में देखने को मिलते हैं। ये एक आइडियल सेटलर्स थे, ये किसी जगह पर एक तरह से सेटल होना चाहते थे, ये फॉरेस्ट को क्लियर करने में इन्हें कोई झिझक नहीं थी, राइट। और एक तरह से देखा जाए तो प्लो का ये यूज किया करते थे अपनी खेती को करने के लिए।
By 1832 a large area of land were demarcated as दामीन को। अब देखिए 1832 में क्या होता है, एक बड़े एरिया को एक तरीके से डिमार्केट किया जाता है दामीन को के रूप में, और दोस्तों इस एरिया को एज अ लैंड ऑफ संताल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये अब संताल की जमीन होंगी। एक जमीन को डिमार्केट किया गया है और इस जमीन को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये संताल की जमीन है। एक तरह से दोस्तों जमीन को दे दिया गया, एक स्टिपुलेट इन्होंने रखा था कि 1/10 ऑफ जो एरिया होगा जो इन्हें क्लियर करना होगा, ये इन्हें आने वाले 10 सालों में एक तरीके से कल्टीवेट करना होगा। इस टेरिटरी का सर्वे किया गया, इसकी मैपिंग की गई, इसकी बाउंड्रीज बनाई गई, राइट। और एक तरह से दोस्तों इसे सेपरेट किया गया सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से एज वेल एज पहाड़ीज से। जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है इनसे ये अलग रहेंगे, पहाड़ीज से अलग रहेंगे, इस एरिया पे ये रहेंगे, ये लैंड इन्हें दे दिया गया है। जब दोस्तों दामीन को का एक तरीके से डिमार्केशन हो गया तो उसके बाद जो संताल सेटलमेंट थी ये रैपिडली इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके विलेज 1839 में 40 थे, जो 1851 में दोस्तों 1473 या 1473 हो गए, राइट। पॉपुलेशन देखे दोस्तों तो 3000 से इनकी 82,000 हो गई। कल्टीवेशन एक्सपांड हुआ, एक तरीके से बढ़ता गया, तो इन्हें यील्ड भी वैसा हो रहा होगा, इनका यील्ड भी इंक्रीज हुआ होगा। अब ऐसे में दोस्तों कंपनी के ऑफिसर्स अपने लिए रेवेन्यू चाहते थे, राइट। संताल के जो सॉन्ग्स है या जो कुछ भी इनका ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन में ऐसा गाया गया है, ऐसा बताया गया है कि ये लोग ऐसे ही धरती की तलाश में थे जहां पर ये दोस्तों सेटल हो सके, और दामीन कोह वही जगह है जिसकी इन्हें तलाश थी। दामीन कोह में आने के बाद एक तरह से इनकी तलाश पूरी हो चुकी है। ये अब एक एक तरीके से सेटल्ड जो एग्रीकल्चर होता है दोस्तों उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब इन्हें घूमने की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट अब सेटल हो चुकी है। पहाड़ीज ने इन्हें इस एक्टिविटी को रेजिस्ट किया, इसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, बट दोस्तों उन्हें फोर्स के साथ वहां से धकेल दिया गया और राजमला के हिल्स में उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। अब एक तरीके से उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो हिल से नीचे नहीं आएंगे, राइट। और दोस्तों तो ऐसे में जो ज्यादा बैरन इलाका था, रॉकी अपर हिल्स थी, वहां पर पहाड़ीज को जाना पड़ा। तो उनकी जो लाइफ थी ये काफी डिफिकल्ट हो गई, राइट। किनकी? पहाड़ीज की। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दोस्तों ऐसी जगह पर ये लोग किया करते थे जहां पर फर्टाइल सॉइल होती थी, नेचुरल फर्टाइल सॉइल होती थी, ये भी इनके हाथों से चली गई। When the most fertile soil became inaccessible to them, being a part of the Damin, the Paharis could not effectively sustain their mode of cultivation. दोस्तों इनका जो मोड ऑफ कल्टीवेशन था पहारीज का, राइट, इसे ये आगे लेकर नहीं चल पाए। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जब फॉरेस्ट रीजन को क्लियर कर दिया गया था, उसे कल्टीवेशन के योग्य बना दिया गया था, राइट। तो ऐसे में जो हंटिंग की एक्टिविटीज किया करते थे पहारीज लोग, दोस्तों इन्हें भी काफी प्रॉब्लम फेस यहाँ पर भी इन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऐसे में दोस्तों अगर हम संताल की बात करें तो संताल ने अपना जो मोबिलिटी वाली लाइफ थी इसे गिव अप कर दिया था। अब ये सेटल डाउन हो चुके थे, राइट। यहाँ पर ये कल्टीवेट कर रहे थे, इनकी अपनी जमीन थी, ये कमर्शियल क्रॉप्स को ले रहे थे, की खेती कर रहे थे, ये मार्केट में भी जा सकते थे, ये ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो सकते थे, ये मनी लेंडर्स के साथ भी रहे कॉन्टैक्ट थे इनके, राइट। तो ऐसे में संताल को जल्दी ही इस बात का भी पता चलता है कि इनकी जमीन, वो जमीन जिस जमीन को इन्होंने बनाया है, दी तो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, सरकार के द्वारा दी गई थी उस समय के, बट जिस जमीन को जमीन इन लोगों ने बनाया, खेत को खेत इन लोगों ने बनाया, ये भी इनके हाथों से एक तरीके से स्लिप हो रहा है। बिकॉज क्या हो रहा था दोस्तों, टैक्स बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया स्टेट ने, राइट। मनी लेंडर्स ने जो पैसे दे रहे थे इनके भी एक तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए एक जो ब्याज या कर्ज का जो चक्रव्यूह होता है, या कर्ज का जो ये चक्र होता है, इसमें ये लोग फंसते रहे, मतलब ये अपना रीपे नहीं कर पाए, राइट, जो कर्ज इन्होंने लिया था। ऐसे में दोस्तों अगर ये रीपे नहीं कर पाते हैं तो जमींदार एक तरीके से असर्ट कर रहा था, जमींदार इनकी जमीन इनसे हड़प रहा था। वो एरिया जो दामीन एरिया के नाम से हम जानते हैं, जो संताल्स को दिया गया था। अब देखिए फिर क्या होता है, 1850s में संताल इस स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए रिबेल कर देते हैं जमींदार के अगेंस्ट, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट और कॉलोनियल स्टेट्स के अगेंस्ट। इनके अगेंस्ट इन्होंने रिबेल किया, जमींदार, मनी लेंडर एंड कॉलोनियल स्टेट।
बिकॉज वो अपने लिए जिस तरह का आइडियल वर्ल्ड चाहते थे दोस्तों, ये आइडियल वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया था अपने लिए, ये इनसे छीन रहे थे जमींदार, मनी लैंडर्स और कॉलोनियल स्टेट, राइट। तो ये संथाल रिवॉल्ट था दोस्तों। इट वाज आफ्टर द संथाल रिवॉल्ट जो 1855-56 में हुआ था, दैट द संथाल परगना वाज क्रिएटेड। तो एक तरीके से संथाल परगना क्रिएट किया गया, उनका अपना एरिया क्रिएट किया गया, कार्विंग आउट 5,500 स्क्वायर माइल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। बीरभूम से और भागलपुर से तकरीबन 5,500 स्क्वायर माइल्स के एरिया को अलग किया गया। एक तरीके से इसे परगना के नाम से, संथाल परगना के नाम से डिक्लेयर किया गया। द कॉलोनियल स्टेट hope that by creating a new territory for the Santhal and imposing some special laws within it, the Santhal could be conciliated। भाई अब कॉलोनियल स्टेट को इस बात की उम्मीद थी कि संथाल के लिए हमने नए टेरिटरीज बना दी है, उन्हें कुछ स्पेशल लॉज दिए हैं, तो ये एक तरीके से रिवॉल्ट नहीं करेंगे, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, हमने संथाल्स के बारे में देखा, पहाड़ीज के बारे में देखा, हमने बंगाल के जमींदारों के बारे में देखा, राइट। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो बचा हुआ पोर्शन है इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।